अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन शबीर है। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे नेक्स्ट कर दें इसको, तो नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट। इधर वो प्रोजेक्टर नहीं आएगा सही। अच्छा, एक तो ना फर्स्ट ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लेबल कब करते हैं, हमें ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट जब हमारे पास रिपोर्ट करता है ड्रग रिएक्शन के साथ हम कब उसको लेबल करेंगे कि ये ड्रग रिएक्शन पेशेंट को अकर हो गया है। उसके लिए फ़र्स्ट एक ये WHO की क्लासिफिकेशन है और उसकी ही डेफिनेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन, जो पेशेंट का ड्रग रिएक्शन है विच अकर एट द नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट which occur at the normal dose of the patient which is prescribed for the prophylaxis, diagnosis or therapy for the disease। इस डेफिनेशन का थोड़ा सा समझने का मकसद ये है कि एडवर्स रिएक्शन उस वक्त लेबल करेंगे जब हम पेशेंट को नॉर्मल डोज में ड्रग ना प्रेस्क्राइब कर रहे हों। फ़र्ज़ करें अगर फ़र्ज़ करें कोई पैरास्टामोल के एक पूरा पत्ता खा के आ गया और कहा कि मुझे अब उसके बाद हेपेटाइटिस डेवलप हो गया है, वोमिटिंग शुरू हो गई हैं, कोई और कंप्लेन आ रही है, तो वो उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं कहेंगे, वो ड्रग अब्यूज़ में आ जाएगा। ड्रग रिएक्शन वो होता है कि जब आपने नॉर्मल डोज पे कोई ड्रग दी है पेशेंट को, फ़र्ज़ करें जिसको प्रेस्क्राइब की गई है किसी डॉक्टर की तरफ से या किसी प्रैक्टिशनर की तरफ से, फ़र्ज़ करें प्रोफिलैक्सिस में, फ़र्ज़ करें जैसे कि हम गैनी में पेशेंट आ जाते हैं DVT के साथ, क्लेक्सेन दे रहे होते हैं उनके अंदर, तो प्रोफिलैक्सिस में उसको क्लेक्सेन दे रहे हैं, उसके साथ ब्लीडिंग शुरू हो गई है पेशेंट को, तो ये एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन में रिपोर्ट होगा। इसी तरह फॉर द डायग्नोसिस और थेरेपी ऑफ द डिजीज़ में कोई डिजीज़ के लिए कोई हम फ़र्ज़ करें पेशेंट को इन्फेक्शन है, कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उससे कोई ड्रग रिएक्शन हो गया तो वो भी हम ड्रग रिएक्शन में लेबल करेंगे। और फॉर द मॉडिफिकेशन फॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, इसका मतलब है फ़र्ज़ करें AC इनहिबिटर है, जैसे कैप्टोप्रिल पेशेंट हाइपरटेंशन के लिए देते हैं किसी भी पेशेंट को, उसके बाद एंजियोएडिमा डेवलप हो जाता है, मतलब उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हाइपरटेंशन को मैनेज कर, उससे जो ड्रग रिएक्शन होगा उसको हम ड्रग रिएक्शन में लेबल करेंगे। इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल एक क्लासिफिकेशन फॉलो होती है। उस ट्रेडिशनल को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस, जो कि स्टाफों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ होते हैं कॉमन ड्रग रिएक्शंस, कुछ वेरी कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ अनकॉमन्स हैं, कुछ रेयर ड्रग रिएक्शंस हैं और कुछ वेरी रेयर ड्रग रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा निशान, इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करें यहाँ से, आप खुद ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो वेरी कॉमन ड्रग रिएक्शंस हैं वो 10% डेवलप हो जाते हैं। इसमें इसकी ये एक एग्जांपल ना कार्बामेज़ेपिन मैंने इसलिए चूज़ की कि यहाँ पे एक स्टाफ को जैसे कि एपिलेप्सी थी, वो एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रही थी, ठीक हो गया, फर्स्ट करें कार्बामेज़ेपिन वो ले रही है। जो ड्रोजीनेस है वो एक कॉमन साइड इफेक्ट है, उसको ड्रोजीनेस होती है, उसके लिए हमें कोई एक्सेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको हम मतलब कि कोई एग्रेसिवली मैनेज नहीं करेंगे। कुछ कॉमन ड्रग रिएक्शंस हैं जो कि होते हैं। अब जैसे फर्स्ट के वो कार्बामेज़ेपिन पेशेंट ले रहा है तो उसमें ना फ्लूइड डिटेंशन हो जाती है। फ्लूइड डिटेंशन क्यों होती है, वो उसमें आपको पता है सबको, कार्बामेज़ेपिन सियार्ड करवाती है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कराएगी तो फ्लूइड डिटेंशन हो जाएगी। अब कुछ रेयर आ जाता है, उसी ड्रग की एग्जांपल में अब रेयर साइड इफेक्ट क्या होगा, उसको डिप्रेशन शुरू हो जाएगी पेशेंट को, तो ये एक रेयर साइड इफेक्ट है। फिर कुछ वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। रेयर साइड इफेक्ट ये कार्बामेज़ेपिन ले रही है, उस पेशेंट को एरिथमिया शुरू हो गए और वो फीटल टू डेथ या लीड टू परमानेंट ब्रेन डैमेज इसकी तरफ ले जाती है। तो ये एक एग्जांपल है कॉमन, वेरी कॉमन, रेयर और वेरी रेयर में। तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये इसको हम कैसे लेबल करते हैं क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, ये भी थोड़ा सा है कि कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ सीवियर ड्रग रिएक्शन होते हैं। माइल्ड ड्रग रिएक्शन के लिए हमें कोई एक्सेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट ड्रग विद होल्ड कर दें या उसकी डोज रिडक्शन कर दें, पेशेंट रिकवर कर जाता है। मॉडरेट का भी इसी तरह होता है। सीवियर होता है, उसमें हमें उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, मतलब उसको इंजेक्शंस देते हैं, एवलसोलोकार्टिव दे देते हैं या फ्लूइड देते हैं, तो वो पेशेंट रिकवरी की तरफ आ जाता है। इसी तरह जैसे ये पहले मेंशन किया, जो माइल्ड ड्रग रिएक्शन है उसके लिए कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती हमें, उसके लिए हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं। जो मॉडरेट ड्रग रिएक्शन है उसमें हमने ये डोज रिडक्शन कर देनी है, ड्रग को स्टॉप कर देंगे तो पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा, तो उसको देने की। इसी तरह सीवियर ड्रग रिएक्शन है, कुछ सीवियर ड्रग रिएक्शन जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट करें किसी पेशेंट को कोई आपने ड्रग दिया, उसको एनाफिलेक्टिक शॉक में चला गया है, उसके लिए फिर आपको एवलसोलोकार्टिव देना है, फ्लूइड देनी है, एड्रेनालिन देनी है, जो भी देना है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है हमें। जो माइल्ड मॉडरेट है इसके लिए आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसको जस्ट मॉनिटर करना होता है और पेशेंट को काउंसलिंग रखनी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट जी, ऑटो सेट है खुली। ये ऑटो
अच्छा, ये क्लासिफिकेशन WHO की क्लासिफिकेशन है बेसिकली, जो फॉलो होती है ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से कहते हैं, जिसमें टाइप ए एगमेंटेड होती है, टाइप बी बिज़ार साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं, और कंटिन्यूस ड्रग यूज़ के साथ कौन से साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं। डिले ड्रग रिएक्शंस मतलब डिले, अगर ड्रग को बहुत लंबा यूज़ करें तो उसकी वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और अगर हम ड्रग को होल्ड करें तो उससे क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, और ट्रीटमेंट फेलियर की वजह से, या अगर ट्रीटमेंट अगर फेल हो गया तो उसकी वजह से क्या ड्रग रिएक्शन आ सकते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसको फर्स्ट जो होता है ना, वो जो होता है जो टाइप ए एगमेंटेड होता है। एगमेंटेड मतलब ये होता है कि हमें पता है कि ये एडवर्स इफेक्ट आना ही आना है, तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि इसका नाम से ए से इसको याद रखने के लिए रखा हुआ है एगमेंटेड। ये मोस्टली 2/3 जो ड्रग रिएक्शन होते हैं वो एगमेंटेड ड्रग रिएक्शन है। फ़र्ज़ करें आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं पेशेंट, तो बीटा ब्लॉकर से हाइपोटेंशन होनी होती है, तो हमें इसके लिए कोई ज़्यादा एक्सेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हम बीटा ब्लॉकर्स की डोज़ रिड्यूस कर देंगे या उसको स्टॉप कर देंगे। इसी तरह कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यहाँ पे किसी वार्ड में किसी को पेशेंट को इंसुलिन लगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो उसके लिए हमें कोई एक्सेसिव ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उसकी डोज़ रिडक्शन करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे या उसको हम स्टॉप कर देंगे, इस तरह हो सकता है। इसी तरह अगर कोई एनसेड ले रहा है लंबे अरसे से, तो उसको गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्रिक अल्सर्स बनेंगे, इसके लिए भी हमें कोई ड्रग विद होल्ड या ड्रग्स रिडक्शन की ज़रूरत होती है, एक्सेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे कहते हैं टाइप 1 या एगमेंटेड ड्रग रिएक्शंस। दूसरा जो होता है टाइप बी बिज़ार, ये सबसे सीरियस कंडीशन होती है। इसमें होता है कि रेयर आइडियोसिंक्रेटिक जेनेटिकली डिटरमाइंड या अनप्रेडिक्टेबल मैकेनिज़म्स अकर्स होते हैं। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल आजकल कम यूज़ होती, पहले यूज़ होती थी। एप्लास्टिक एनीमिया कराती थी ये, मतलब सारे सेल्स ही डिस्ट्रॉय, बोन मैरो सप्रेशन हो जाती थी। इसी तरह एंटीसाइकोटिक्स की पेशेंट है, ये बड़े कॉमन रिपोर्ट होते हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम डेवलप कर जाते हैं। तो इसे कहते हैं बिज़ार साइड इफ़ेक्ट। मतलब ये है कि ये थोड़े से डेंजरस होते हैं और ये बॉडी का एक जेनेटिकली अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट होता है जो ड्रग पे वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। नेक्स्ट कीजिएगा। टाइप सी है कंटिन्यूस होते हैं डिलेड साइड इफ़ेक्ट। फर्स्ट के जैसे कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है, वो लंबे अरसे से स्टीरॉयड ले रहा है, अब वो यहाँ पे आता है, वो कहता है कि मुझे उठने बैठने में मसला है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी डेवलप कर गया है, स्टीरॉयड ले रहा है, उसकी वजह से उसको डायबिटीज़ डेवलप हो गई है, हाइपरटेंशन हो गई है। इसे कहते हैं टाइप सी कंटिन्यूस या प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग से जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उसे कहते हैं टाइप सी साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इसमें उन्होंने जो सैंपल्स दी हुई है, फर्स्ट के टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है एंटीसाइकोटिक्स लेने से, मतलब उसको चलने में मसला शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट है इसे टाइप सी कंटिन्यूस कहते हैं। ये है डिलेड एगमेंटेड टाइप। इसके नाम से ABCD जो डिलेड है, इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की क्लासिफिकेशन में इसका मतलब ये है कि पेशेंट को डिले ड्रग यूज़ के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो। इसकी एक एग्जांपल ये है कि हम बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे पास, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको अपनी ज़बान में हम गंठिया हुआ कहते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे होते हैं, कोई 10 साल बाद 12 साल बाद उनको ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम डिले एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा कंसीडर रखना पड़ता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन में एक टाइप आती है। नेक्स्ट कीजिएगा इसको। ये है एंड ऑफ डोज। फर्स्ट करें आपने कोई दवाई बंद की है, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट अपीयर कहता है, इसे कहते हैं एंड ऑफ डोज ड्रग रिएक्शंस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फर्स्ट को जैसे कोई पेशेंट बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है, लिक्सोटना ले रहा होता है, एल्प ले रहा होता है, सैम्ब्रो की गोलियां खा रहे लंबा, जब वो छोड़ता है तो उसको फिर रेस्टलेसनेस सिंड्रोम हो जाता है, नींद नहीं आती, इरिटेबल रहता है, तो इसे कहते हैं कि एंड ऑफ डोज ख़त्म करने से जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इसी तरह पैराज़ोसिन है, ये जो BPH या प्रोस्टेट के पेशेंट पैराज़ोसिन लेते हैं उनमें फर्स्ट डोज पोस्टल हाइपोटेंशन होती है, तो इसे कहते हैं कि दवाई खाने के ख़त्म करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसे कहते हैं कि एंड ऑफ डोज साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसे टाइप E कहते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा इसको। जो लास्ट है इसका वो है फेलियर ऑफ थेरेपी। फेलियर ऑफ थेरेपी ये है कि पेशेंट गायनीसिस की एग्जांपल ले, आपको थोड़ी सी इजीली समझ आ जाएगी इस क्लासिफिकेशन की। कि फ़र्स्ट करें पेशेंट को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बाद भी उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, इसे कहते हैं फेलियर ऑफ थेरेपी या एडवर्स ड्रग रिएक्शन आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट। जो फेलियर होता है उसके बाद जो ड्रग रिएक्शन हो सकता है उसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ थेरेपी। नेक्स्ट कीजिएगा। ये वही है जो आपको अभी पहले बताया है, इसकी एक समरी है। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपने ड्रग रिएक्शन को रिकग्नाइज़ कैसे करना है। ये स्पेसिफिकली जो स्टाफ हैं उनके लिए ज़रा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ ड्रग रिएक्शन में नहीं लेबल होगी।
हमें तो पहले इंश्योर करना है कि पेशेंट ने पहले मेडिसिन रिसीव की भी है कि नहीं की। बस पेशेंट आ जाता है हमारे पास, कहते हैं सर्दी लग रही है, पेशेंट को सर्दी लग रही है, तो क्या पता उसको फ़ीवर की वजह से सर्दी लग रही हो, उसको इंजेक्टेबल कोई ड्रग गई ना हो। तो पहले इंश्योर करना है कि उसको मेडिसिन रिसीव भी हुई है जो एक्चुअली टेकन बाय द पेशेंट एट द डोज, जो उसको एडवाइस हुई, इस पर उसने ली भी है कि नहीं ली। फिर उसको वेरीफाई करना है उसको। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने डिटरमाइन करना है कि कितने टाइम के दरमियान उसको ड्रग रिएक्शन आया है। फ़र्ज़ करो उसने कल परसों 48 घंटे पहले दवाई ली थी और अब वो हॉस्पिटल आके कंप्लेन करता है कि मुझे भी दवाई ली थी तो मुझे अब ये मसला हो रहा है। तो एक तो टाइम इंटरवल ज़रूरी है कि जो एडवर्स रिएक्शन जो एक्यूट हुआ है वो आपने लेबल रखना है कि हॉस्पिटल में कौन सा एक्यूट ड्रग रिएक्शन हो रहा है। फिर उसको एनालाइज़ करना है, उसकी कोई अल्टरनेटिव कॉज तो नहीं है पेशेंट को। जैसे कि पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, फ़र्ज़ को फ़ीवर हो रहा है, वो कहती है मुझे ऑक्सीडिल से ही शिवरिंग हो रही है, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव कॉज उसको फ़ीवर प्रेक्सिया भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी उसको रैगर एंड चिल्स डेवलप हो सकती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रिपोर्ट करने वाली होती हैं। उसके बाद है कि उसके बाद यूज़ रेलिवेंट लिटरेचर एंड एक्सपीरियंस फिजिशियन ओपिनियन, मतलब आपके हॉस्पिटल में जो रेलिवेंट फिजिशियन हैं या डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, उसका रिपोर्ट करेंगे। आगे ये पे है कि आपने क्या रिपोर्ट करना है, किसे रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, किस तरह रिपोर्ट करना है और कहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक हॉस्पिटल सेटिंग में ये पता होना चाहिए, एक जो वर्किंग एनवायरनमेंट में जो लोग काम करें उन्हें पता होना चाहिए कि कब रिपोर्ट करना है। ये एक थोड़ी सी पिक्चर है, नेक्स्ट कीजिए इसको। नाइट टाइम से किया गया। अच्छा, व्हाट टू रिपोर्ट, आपने अगर किसी ने ड्रग रिएक्शन परसीव किया है हॉस्पिटल सेटिंग में तो रिपोर्ट क्या करना है। पहले तो आपने डिफ़ाइन करना है कि अनडिज़ायरेबल एडवर्स इफेक्ट सस्पेक्ट कर रहा है, कोई भी उसने ड्रग लिया उसके बाद उसको कोई भी मसला आ रहा है, वो हाइपोटेंशन में जा रहा है, बीपी कम हो रहा है, उसको शिवरिंग हो रही है, रेडनेस डेवलप हो गई है बॉडी के अंदर, तो पहले उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसमें ये होता है कि इसमें नहीं, जो नेक्स्ट स्लाइड है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें आपने ये भी मेंशन रखना है कि एडवर्स रिएक्शन पेशेंट ने कोई ओवरडोज तो नहीं कर ली या कोई देने वाले की मेडिकेशन एरर तो नहीं आई उसमें, मतलब उसने इंजेक्शन कोई फास्ट लगा दिया, वो स्लो लगाना, जैसे कि वैंकोमाइसिन अगर फास्ट लगा लो तो रेड मैन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है बॉडी की, उसको फिर स्लो इन्फ्यूजन देनी होती है। इसी तरह ये चीज़ें ज़रा रिपोर्ट करना ज़रूरी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपने ड्रग रिएक्शन जो हो गया उसको आपने सस्पेक्ट कर लिया है, अब आपने जब रिपोर्ट करना है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि पेशेंट फ़र्ज़ करें हैं क्या, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका वेट क्या है। उनकी बहुत सी मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू वेट लग रही होती है, जैसे एग्जांपल है क्लेक्सेन ही थी, अकॉर्डिंग टू वेट चल रही है, फ़र्ज़ करें ओवरडोज हो गई है तो उसका रिएक्शन तो होना ही होना है। इसी तरह जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के हिसाब से फ़र्ज़ को टीबी की मेडिसिन हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से जा रही होती है और एज के हिसाब से जा रही होती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दूसरी चीज़ जो आपने रखनी है, एक तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन है, दूसरा जो एडवर्स इवेंट है उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वो किस टाइम में वो इवेंट हुआ, मॉर्निंग में हुआ, इवनिंग में, वो आपने चार्ट पे अपने मेंशन करना है उस चीज़ के, वो किस डेट को रिपोर्ट हुआ है ये मेंशन करना है। उस दौरान पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट लैब उसके पास थी वो भी आपने रिपोर्ट करनी है कि इसमें फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की वजह से रिएक्शन हुआ है तो उसका प्रॉपर जो डाटा था वो आपने उसका जो लैब्स, उसकी बैक कीजिएगा उसको ज़रा थोड़ा सा। इसमें दो चीज़ें हैं कि यहाँ एक तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा डेट ऑफ दिस रिपोर्ट, मतलब किस दिन वो रिएक्शन रिपोर्ट हुआ है। फ़र्ज़ करें उसने मेडिसिन कहीं और ली हैं, यहाँ पे आकर रिपोर्ट हो रहा है कि रिएक्शन हो गया उसको, इस तरह नहीं है कि आपने ये चार्ट पे मेंशन करना होता है। दूसरा उसके रेलिवेंट टेस्ट उस टाइम अवेलेबल हैं कि नहीं है। फ़र्ज़ करें एक्लेम्सिया के पेशेंट आ गया, उसके पास कंप्लीट यूरिन की रिपोर्ट अवेलेबल है तो वो मेंशन करना है कि प्रोटीन्स इतनी आ रही हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उसके बाद आपने जो रेलिवेंट ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, उसके बाद उसका आउटकम क्या है वो भी मेंशन करना है इसके अंदर, चार्ट के अंदर। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इस स्लाइड के अंदर। दूसरी सस्पेक्ट जो मेडिसन है, मेडिकेशन, फ़र्ज़ करो जिस मेडिसन से हुआ है, फ़र्ज़ करो किसी भी ड्रग से हुआ है, किसी भी इंजेक्शन से हुआ है, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने उस पर मेंशन कर देना चार्ट के ऊपर ही। और उसके अलावा है कि उसके बाद आपने अगर डोज को रिड्यूस किया है, टेपर्ड ऑफ किया तो उससे क्या इफ़ेक्ट आया, और उसका अगर ट्रीटमेंट किया है तो उससे क्या इफ़ेक्ट आया है। तो ये सस्पेक्टेड मेडिसिन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेडिसिन जिससे इन्फेक्शन या जिससे रिएक्शन हुआ है उसका डाटा भी लिखना ज़रूरी है। पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, जो ड्रग है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका बैच
नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सारी आपने मेंशन करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट कीजिएगा इसको। देन रिपोर्टर कौन है? आप में से मतलब जिस स्टाफ ने फ़र्स्ट ड्रग रिएक्शन ऑब्ज़र्व किया है वो अपना भी लिखेगी, अपनी नाम की स्टैम्प और अपना नेम जो है ना वो, और अपनी वो स्पेशलिटी, वो वर्क वार्ड, कोई वार्ड की वो है, सर्वेंट है, या वो कोई स्टाफ है जिसने भी रिपोर्ट किया है फर्स्ट, वो अपना नेम और वो मेंशन करेगी। मतलब डॉक्यूमेंटेशन एक कंप्लीट होनी चाहिए आपकी चार्ट के ऊपर कि ये ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हो गया है। हु शुड रिपोर्ट करना किसको है? अब बस को उसने सस्पेक्ट किया फर्स्ट के ड्रग रिएक्शन हो गया है, फिर उसने सारा मेंशन किया कि पेशेंट का नेम ये था, उसमें ये सस्पेक्टेड मेडिसिन थी, फिर उसने अपना इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैंने ये रिपोर्ट किया है। उसने अब रिपोर्ट किसको करना है? वहाँ पे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद होगा, कोई डेंटिस्ट होगा, जो फार्मासिस्ट है जहाँ से वो दवाई उसने ली है, उसको रिपोर्ट करना है कि बैच नंबर ठीक नहीं आ रहा, एक्सपायरी डेट्स आ रही हैं, कोई क्लिनिकल ऑफिसर है या फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन है, तो इनको आपने हॉस्पिटल के रिलेटेड जो मेडिकल के रिलेटेड अमला मौजूद है आपने उसको रिपोर्ट करना है फ़ौरन ही। ये एक चीज़ है। नेक्स्ट कीजिए स्लाइड। अच्छा, रिपोर्ट करना कब है आपने? व्हेन टू रिपोर्ट आपने जैसे ही आपको कोई ड्रग रिएक्शन सस्पेक्ट हुआ है उसको इमीडिएट, जितना जल्दी उसके आपने उसको रिपोर्ट करना है एज़ इमीडिएट। अगर उसमें डिले हो रही है रिपोर्टिंग में, फ़र्ज़ करें वो रिएक्शन रात को है, आप सुबह 12 बजे बता रहे हैं, तो ये दिस इज़ रिपोर्टिंग इज़ इनएक्यूरेट होगी और अनरिलायबल तस्वर की जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपने इमीडिएट इफ़ पॉसिबल रिपोर्ट वाइल द पेशेंट स्टिल इन द हेल्थ फैसिलिटी, मतलब अगर वो हॉस्पिटल के अंदर है वो कोशिश करें उसी के दौरान ही जल्दी आप रिपोर्ट करें, ताकि जिसने भी वो ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो उसको क्लियर कर सके और उसको चांस मिले टू द रिसेप्टर टू क्लियर एनी एम्बिग्विटी बाय रिक्वेस्टिंग और एग्जामिन द पेशेंट, तो पेशेंट को दोबारा री एग्जामिन भी कर सके, और अगर कोई ड्रग में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ट्रीटमेंट को दोबारा रिव्यू भी कर सके। नेक्स्ट, हाउ टू रिपोर्ट, ये स्लाइड आपके रिलेटेड नहीं है, ये इसका चार्ट का दिखाने का मकसद है कि एक हॉस्पिटल सेटिंग में इस तरह का एक ड्रग रिएक्शन का चार्ट होना चाहिए। मतलब अगर कभी कोई ड्रग रिएक्शन किसी को होता है तो ये चार्ट्स अवेलेबल हों और ये चार्ट उसकी फ़ाइल के साथ अटैच होगा कि इस ड्रग के साथ ये रिएक्शन हुआ है, ये पेशेंट का जेंडर वेट था, इस ड्रग से सस्पेक्टेड रिएक्शन था, रिपोर्टर करने वाले का नाम ये था, उसने फलाने पर्सन को रिपोर्ट किया। ये प्रॉपर एक ड्रग चार्ट है। ये एक इंडियन सेटिंग चार्ट है, लेकिन ये हर हॉस्पिटल का अपना होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर है, तो ये आपके समझने के लिए नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू वेयर टू रिपोर्ट, ये उन्होंने अपना बताया हुआ है कि वो एडवर्स रिएक्शन जो है ना उनकी नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर को वो रिपोर्ट करें अपने, या AMC जो इनका एक इंडियन उनका एक सेंटर है वहाँ पे ये रिपोर्ट करना। नेक्स्ट कीजिएगा, ये पाकिस्तानी रिलेटेड नहीं है चीज़। नेक्स्ट कीजिएगा, ये एक वो डायग्राम एल्गोरिथम उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह रिपोर्ट करना है और किस किस को रिपोर्ट करना है आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। ये भी नेक्स्ट कीजिए, ये हमारा रिलेटेड डाटा नहीं है। व्हाट हैपेंस टू सबमिटेड इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट, हमने अब जो मेन चीज़ थोड़ी सी है कि रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स है, ये भी नेक्स्ट कीजिए इसको। हाउ टू मैनेज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब मैनेज कैसे करना है? एक तो आपने पहले क्लासिफिकेशन देखी, उसका आपने रिपोर्ट कैसे करना है उसको, देन नाउ हाउ टू मैनेज द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। नेक्स्ट कीजिए। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ये सेवेरिटी स्केल है, ये WHO की तरफ से बनाया गया। इसे कहते हैं हार्ट विंग सेवेरिटी असेसमेंट स्केल होता है। इसमें लेवल्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू लेवल आपने असेस करना है। लेवल 1 जैसे पहले बता चुका हूँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि कॉमन है, एडमिटेड ड्रग रिएक्शन है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है एज सच। लेवल 2 में एडवर्स ड्रग रिएक्शन चूँकि अकर हो गया है विद सस्पेक्टेड ड्रग, आपको पता है इससे हो गया है, तो उसको या तो आप डिसकंटिन्यू कर दें या उसकी डोज रिडक्शन कर दें, और लेकिन उसके लिए एंटीडोट या कोई ट्रीटमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो मैनेज हो जाए, तो ये लेवल 2 पे आता है। लेवल 3 में ये है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है कि आपको अकर हो गया है लेकिन आपको उसके लिए ट्रीटमेंट देना पड़े। फर्स्ट के पेशेंट को हमारे पास जैसे कि मेडिकल में आ जाते हैं पैरास्टामोल की ड्रग रिएक्शन से, तो एनास्टेल सिस्टीन देनी पड़ जाती है।
क्लेक्सेन की आ जाते हैं ब्लीडिंग के साथ पेशेंट, तो प्रोटामिन सल्फेट हमें ऐड करना पड़ जाता है। इसी तरह गैस्ट्रिक अल्सर के साथ आ जाते हैं तो PPI ऐड करना पड़ जाता है। तो ये जो होता है इसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़े, एंटीडोट देनी पड़े, तो ये लेवल 3 में आएगा। लेवल 4 में होता है कि पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट तो दिया है लेकिन पेशेंट का स्टे हो जाए हॉस्पिटल में 1 डे का, मतलब ये सीवियरिटी के स्केल 4 पे आएगा। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट जैसे हाइपोटेंशन डेवलप कर गया है, हाइपोटेंशन की वजह से उसको AKI में चला गया पेशेंट, तो उसको आपको हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखना पड़ गया, तो ये लेवल 4 में आएगा। लेवल 5 की जो है उसमें आप ये होता है कि उसका जो आपको हॉस्पिटल उसको भेजना पड़ जाए, इतना सीवियर ड्रग रिएक्शन हुआ है कि उसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ गई या कोई और मसला हुआ है तो आपको इंटेंसिव मेडिकल केयर में उसको रिपोर्ट करना पड़ गया पेशेंट को। लेवल 6 में होता है कि एडवर्स रिएक्शन हुआ है, पेशेंट रिकवर हो गया है लेकिन उसको परमानेंट हार्म डेवलप हो गया है। फ़र्ज़ करें पेशेंट आपके सेटिंग में फ़र्ज़ करें एक पेशेंट आया है, उसको इंजेक्शन लगाया है, हाइपोटेंशन में गया है, पेशेंट को ब्रेन डैमेज हो गया, अब उसको सारी ज़िंदगी झटके लगते रहेंगे, एपिलिप्सी हो डेवलप हो गई है, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, तो ये एक परमानेंट डैमेज हो गया पेशेंट के लिए। लेवल 7 में एडवर्स रिएक्शन अकर हुआ है और लीड टू डेथ हो गया, तो ये सीवियरिटी स्केल से 7 में आएगा। नेक्स्ट आगे है इसकी मैनेजमेंट स्केल्स हैं, इसकी कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब ये है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है आपने एडवर्स रिएक्शन से। इसमें है कि कुछ जो ड्रग रिएक्शन है, एगमेंटेड ड्रग रिएक्शन है, वो होने होते हैं, तो आपने उसमें एंटिसिपेट करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। फ़र्ज़ करें GCPD डेफिशिएंसी है, आजकल तो एडवाइस नहीं होती, पुराने दौर में जब थे छोटे तो प्रामाक्विन एडवाइस होती थी। प्रामाक्विन जो होती थी वो हैंड्स बॉडी एनीमिया कराती थी, तो उसमें GCPD डेफिशिएंसी को पहले हमने चेक करना होता था, फिर हम प्रामाक्विन एडवाइस करते थे। उसको एंटिसिपेट करना है, डोज़ रिडक्शन करनी है। फ़र्ज़ करें किसी भी ड्रग है, एनसेड से रीनल फेलियर या लिवर फेलियर हो रहा है तो उसकी डोज़ रिडक्शन करनी है। इसी तरह कोई ड्रग है जैसे मैनोग्लाइकोसाइड है, पेशेंट थियोफाइलिन ले रहे होते हैं, COPD के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, तो उनकी डोज़ मॉनिटरिंग करनी होती है, सीरम लेवल ऑफ मैनोग्लाइकोसाइड चेक करके आप इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट कीजिएगा। इसमें यही है कि दूसरा है मॉनिटरिंग कैसे करनी है। फ़र्ज़ के पेशेंट कोई डायूरेटिक्स ले रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमन हो जाता है, उसके अंदर साल्ट एंड वाटर लॉस हो रहा था, तो उसमें उसको आपने यूरिन कंप्लीट में साल्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते रहेंगे, उसके यूरिन कंप्लीट बार बार करवाएंगे, तो इस तरह की प्रिवेंशन से हम एडवर्स रिएक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, कुछ होते हैं ड्रग रिएक्शन वो होने होते हैं और ड्रग जो होती है वो हमने देनी होती है पेशेंट की लाइफ सेफ्टी के लिए, तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है ड्रग रिएक्शन को, तो आपने वो ज़रूर करना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक बच्चा आता है मेनिंजाइटिस का, तो उसको पेनिसिलिन लगनी है मेनिंजाइटिस के लिए, तो उसके प्रोफिलैक्टिक में पहले ही एवलसोलोकार्टिव दे देंगे ताकि उसको एलर्जिक रिएक्शन ना हो। इसी तरह कीमोथेरेपी है, एंटी कैंसर मेडिसिन है, उसने लेनी है पेशेंट ने, तो उसमें नोज़िया होता है, उसके लिए फिर डायनोसार्टन ऑनसेट वगैरह या हम ये चीज़ें दे देते हैं ताकि उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। मतलब ये अपने मेडिसिन देनी होती है, नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं ये ड्रग रिएक्शन, लेकिन इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय द मैनेजमेंट के ज़रिए। हाउ टू मैनेज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें वही रिपीट बातें हैं कि पहले आपने कंफर्म करना है कि ड्रग रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ। ठीक है, कि पहले उसका कंफर्मेशन करेंगे, मतलब ये है कि ड्रग को स्टॉप करके देखेंगे। फ़र्ज़ करो अगर वो उससे रिवर्स हो गया स्टॉप करने से, फ़र्ज़ करें किसी फ्लूइड रिंगर लैक्टेट से रिएक्शन हो रहा है, पहले उसको स्टॉप करके देख लें। अगर उसके स्टॉपेज से ही पेशेंट बेहतर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि इसी से ड्रग रिएक्शन हो रहा है, ये इट इज़ कंपलसरी और काफ़ी है ये। लेकिन कभी कभी होता है कि अगर उसको बंद करने के बाद एवलसोलोकार्टिव से रिकवरी होती है तो वो करके देखेंगे रिकवरी किससे हो रही है। देन रिकवरी फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्शन इन एडिशन टू विड्रॉल ऑफ द ड्रग, मतलब ट्रीटमेंट के लिए आप एवलसोलोकार्टिव एड्रेनालिन दें साथ में, उसके बाद वो रिकवरी हो। तो ये आपने एक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट कंफर्मेशन करें और उस ड्रग के रिलेटेड स्टेप्स करें ताकि आपको पता चले कि ये वाकई ड्रग रिएक्शन ही हुआ है, तो इस पर कंफर्मेशन में असिस्ट भी मिलती है और उसकी मदद भी मिलती है। देन वो यही है कि मेंशन द क्राइटेरिया रिगार्डिंग द सीरियस, आप वो माइल्ड मॉडरेट सीरियस के मुताबिक उस क्राइटेरिया को फॉलो करें। देन एनी ट्रीटमेंट, अगर कोई कीवन ट्रीटमेंट है पेशेंट का रिलेटेड, उस चार्ट के ऊपर मेंशन करें कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है और पेशेंट के आउटकम बताने कि पेशेंट कितनी देर बाद इंप्रूव हुआ है, कितना इंप्रूव हुआ है और उसके आगे आउटकम्स क्या हैं, कि परमानेंट कोई डैमेज, कोई डेथ की तरफ नहीं जा रहा। ठीक, थैंक यू।